हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नई स्कीम के अंदर आपके एमसीक्यू 30% की सीधा वेटेज रखते हैं आपके एमसीक्यू। तो सप्लाई एंड जीएसटी चैप्टर के एमसीक्यू को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत आसानी से। देखिए 3 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया गया है, सिंपल लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अज्यूमिंग दैट ऑल द एक्टिविटीज गिवन बिलो आर अंडरटेकन फॉर अ कंसिडरेशन, नीचे दी गई सभी एक्टिविटीज जो है वो कंसिडरेशन के लिए की गई हैं। इसके साथ साथ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस क्लियरली बनता है, शेड्यूल 2 के अंदर हमने पढ़ा है। एन एम्प्लॉय एग्रीइंग टू नॉट वर्क फॉर द कंपीटिटर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर लीविंग द करंट एम्प्लॉयमेंट, आप देखिए कंपीटिंग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करोगे तो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, क्लैरिफिकेशन के साथ हमने पूरी बात पढ़ी थी शेड्यूल 2 के अंदर, तो ये भी देखिए सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। इसके बाद रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन, तो सर ये भी देखिए आपका सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। अब ऑप्शन डी बच गया है तो वही होगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो देखिए प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देखिए इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो देखिए जीएसटी के अंदर नहीं आती है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप वहां पर होता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एक बार आंसर को चेक भी करेंगे तो ये देखिए यहां पर आप लोगों के सामने है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। गुड्स एज पर सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी 2017 इंक्लूड्स, गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू द लैंड, एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई, मनी, सिक्योरिटी। तो देखिए मनी और सिक्योरिटी जो है आपकी, ये ना ही गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। एक्शनेबल क्लेम आपके देखिए गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स आपकी देखिए गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर जब मैंने आपको क्लॉज ए कराया था तो उसके साथ देखिए मैंने आपको गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन कराई थी, जहां हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, बिजनेस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। एक्शनेबल क्लेम के अंदर लेकिन देखिए 6 तरीके के एक्शनेबल क्लेम है जो आपके देखिए गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। कौन कौन से, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, और 3 नई चीजों को इसमें ऐड किया जिसमें हॉर्स रेसिंग आपका, इसके बाद कसिनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो यहां पर गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स ये दोनों आते हैं, ये दोनों नहीं आते। तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि यहां पर ऑप्शन ए में फर्स्ट और थर्ड है तो सर ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी में थर्ड और फोर्थ है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं आंसर को, जी हां ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सीजीएसटी एक्ट ये जो है आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मीडियम लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अब यहां से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन देखिए जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है वहां से हमने लिए हैं, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑब्लिक ट्रांजेक्शंस आर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, कौन कौन सी देखिए एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस हैं जिन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, तो यहां पर ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस बनता है। आपने देखिए कोई चीज लीज पर दी है, रेंट पे दी है, ठीक है जी, लाइसेंस पे दी है, देखिए लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है, हमने शेड्यूल 2 में पढ़ी है सारी चीजें। इसके बाद गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। एक पर्सन देखिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेके काम कर रहा था और अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहने वाला है, तो जितने भी देखिए उसके पास गुड्स होते हैं उन्हें मान लिया जाता है कि अब वो डीम टू बी सप्लाइड है और इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पर एक लग रहा है जो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे जरूर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जैसे कि कॉपीराइट है, आपने पेटेंट है, ये यूज करने के लिए दिया, तो सर वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस का केस होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और मीडियम लेवल का क्वेश्चन भी मैं कहूंगा कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क की वेटेज रखते हैं और एग्जाम में आप भी कोशिश करिएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मिनट में सॉल्व कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हमें शेड्यूल 3 दिमाग के अंदर रखना है यहाँ पर, जो हमने सेक्शन 7 के साथ पढ़ा था। तो आइए देखते हैं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, तो सर ये तो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, क्लियरली हमने पढ़ा है। इसके बाद देखिए टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है, शेड्यूल 2 में पढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ डिजीज्ड, हाँ जी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है जी, और उसका शव को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता, ये हमने पढ़ा था, शेड्यूल 3 के अंदर आता है। तो थर्ड वाला हमें यहाँ पर लग रहा है कि हाँ सर ये एक पहला हमारा आंसर हो सकता है। फोर्थ पढ़ेंगे, ऑप्शन क्या है,
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सर ये भी आपका ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। तो थर्ड और फोर्थ हमारे यहाँ पर दो ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आएंगी। तो थर्ड और फोर्थ देखिए आपके ऑप्शन नंबर डी के अंदर आते हैं, तो यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल 3 के अंदर ये कवर होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑब्लिक ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, आपने गुड्स का टाइटल दे दिया, जैसे कि ये पेन है, ये पेन मैं आपको दे दूं, तो सर ये मैंने ट्रांसफर टाइटल कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। अगला, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। हायर परचेज के अंदर सर ऐसा होता है कि हम देखिए इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तभी हमारे पास गुड्स की जो है वो ओनरशिप आती है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जिसमें टाइटल फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होता है लेकिन पोजेशन पहले ट्रांसफर कर दी जाती है। ये सप्लाई ऑफ गुड्स का केस बन जाता है। तो ये दोनों तो हमारे नहीं है आंसर। ऑप्शन सी पे पढ़ रहे हैं, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाय और अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोस असेट। आपने देखिए अपने बिजनेस असेट्स को ट्रांसफर कर दिया और अब आप देखिए वो असेट्स आपकी बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। ऑप्शन डी हमारा बच जाता है, जो कि आंसर होना चाहिए। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जी हाँ, ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। ठीक है जी, शेड्यूल 2 में पढ़ा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। कौन सी ऐसी देखिए यहाँ पर नीचे चीजें हैं जो आपकी सप्लाई कहलाएंगी। तो वन बाय वन सभी को पढ़ते हैं। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और हिज रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो ये सर जीएसटी के अंदर नहीं आता है, नेगेटिव लिस्ट में आता है ये। ठीक है जी, सप्लाई नहीं मानेंगे इसे। अगला, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो सर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स की जो सर्विसेज होती हैं नेगेटिव लिस्ट के अंदर आती है शेड्यूल 3 में, ये भी आपका सप्लाई नहीं माना जाता। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, सर ये अब एक्शनेबल क्लेम होते हैं, देखो। ठीक है जी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग कसिनो हॉर्स रेस और ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्शनेबल क्लेम होने के बावजूद भी सर इनके ऊपर जीएसटी लगेगा और इसे सप्लाई के अंदर रखा गया था, नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। तो ये देखिए आपका सप्लाई में आते हैं। सेल ऑफ लैंड, अब लैंड की देखिए सेल की जाती है तो इसके ऊपर देखिए स्टैंप ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं लगता, तो सर ये भी आपका नेगेटिव लिस्ट में आ गया। यही देखिए आपके एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जो 6 मैंने बताए, जो कि देखिए सप्लाई के अंदर आते हैं, भले एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव लिस्ट में आता हो। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए हाँ जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, नीचे दी गई एक्टिविटीज में से कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। और ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पर एक से ज्यादा देखिए एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है, पता लग रहा है देखकर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स ऑब्लिक अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है जी, आपने गुड्स को यूज करने का राइट ट्रांसफर कर दिया है, अनडिवाइडेड शेयर दे दिया है। तो सर ये जो है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस का केस बनता है, पहला वाला हमें समझ में आता है। अगला, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आपने दे दिया अपने दोस्त को, आपने उसको ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, तो सप्लाई ऑफ गुड्स का ये केस है। एग्जाम में कभी भी आप इस तरीके से मत लिखिएगा, प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, एमसीक्यू में तो खैर आपको देखिए इस तरीके से गोले लगाने होते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड, हायर परचेज वाला केस है। एक क्वेश्चन हमने ऐसा और देखा था। तो सिर्फ यहां पर हमारा देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है वही सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है, बाकी दोनों जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस हैं। तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। आइए चेक करते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, Which of the following activities are not treated as supply even if made without consideration? बिना कंसिडरेशन के देखिए एक्टिविटी की गई है और उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो आइए ऑप्शन रीड करते हैं। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैव बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, तो ये तो सर हमारा शेड्यूल 1 के अंदर पहला पॉइंट था, तो इसे तो सप्लाई ट्रीट किया जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो ये भी शेड्यूल 1 के अंदर आता है और इसे सप्लाई माना जाता है, हमें नहीं माना जाएगा सप्लाई, वो बताना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर हिज पर्सनल यूज, आपने देखिए सर्विसेज को इंपोर्ट किया है रिलेटेड पर्सन से आउटसाइड इंडिया से और पर्सनल यूज के लिए किया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहां पर मैंने क्या बात बताई थी कि अगर बिना कंसिडरेशन के आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो तो 2 कंडीशन आपको चेक करनी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। कौन सी 2 कंडीशन थी? सबसे पहली कंडीशन थी कि सर आपने जो इंपोर्ट करी है सर्विसेज वो
रिलेटेड पर्सन से करी हो, दूसरा इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करी हो। तो यहां पर रिलेटेड पर्सन से तो की गई है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए की गई है। अब पर्सनल पर्पस के लिए आप विदाउट कंसिडरेशन देखिए सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो उस पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लेगी, यही बात है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा अभी तक के हिसाब से हमें ठीक लग रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हुआ चलूं, एग्जाम में देखिए जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन देखने को मिले जहां पर आपको लगे कि यार दोनों ही ठीक बातें बोल रहे हैं, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेना होता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी जरूर रीड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कभी भी। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये भी सर हमारा देखिए सप्लाई के अंदर आता है। ऑप्शन सी ही ऐसा है यहां पर जिसमें पर्सनल यूज की वजह से इसे सप्लाई से बाहर कर दिया जाता है, तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। जी हाँ, बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 1 जो कि हमने सेक्शन 7 के साथ पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। कौन सी ऐसी चीजें देखिए जिन्हें गुड्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन क्या है, 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹100, कह रहे हैं 10 पैसे का सिक्का है जिसकी सेल वैल्यू 100 रुपए है। इसके बाद शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, और फिर लॉटरी टिकट्स है। तो आप बताओ इसमें से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें गुड्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। अक्सर देखिए बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं सर, वो क्या देखते हैं, शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, शेयर्स जो है सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, सिक्योरिटीज ना ही गुड्स की डेफिनेशन में आती है ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है। तो ऑप्शन जो आपका पॉइंट नंबर 2 है ये तो एक आपका बन सकता है। दूसरी चीज वो क्या देखते हैं, लॉटरी टिकट्स एक्शनेबल क्लेम के अंदर आते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि लॉटरी टिकट्स, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है जी, ये सब आपके देखिए एक्शनेबल क्लेम होने के बावजूद सप्लाई के अंदर आते हैं, इन पे जीएसटी लगता है। तो सर ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, और ये हमें एक लग रहा है जो होगा, लेकिन यहां पर इस पॉइंट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मनी आपकी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आती, लेकिन यहां पर मनी नहीं ले रहे हम यहां पर देखिए एक ऐसी चीज को सेल कर रहे हैं जो कि पहले मनी हुआ करती थी। आज की डेट में थोड़ी 10 पैसे के सिक्के चल रहे हैं। हाँ, आप देखो इनको रखते हैं एज अ मेमोरी के तौर पर, ठीक है जी, कि पुराने टाइम पर इस तरीके का देखिए करेंसी हुआ करती थी, और आज की डेट में इसकी 100 रुपए की वैल्यू है। तो सर यहां पर ये जो 10 पैसे का कॉइन है ये गुड्स के डेफिनेशन के अंदर फिर आ जाता है, ठीक है जी, क्योंकि मनी यहां पर नहीं आती, लेकिन ध्यान रखना कि मनी है ये 100 रुपीज है, ये 10 पैसे का कॉइन नहीं है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बनता है, ये जो पॉइंट नंबर 2 है सॉरी, ये देखिए आपका जो है करेक्ट आंसर बनेगा, और पॉइंट नंबर 2 आपका ऑप्शन बी में बताया गया है, तो बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। और हम चेक करेंगे आंसर, जी हाँ बी ही करेक्ट आंसर है। तो एक और क्वेश्चन हमने सिंपल सा देख लिया है। अब देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग से काम करेंगे, जरा ध्यान से चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ। आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर अब दिमाग से बोल रहे हो, पहले भी तो दिमाग से ही करा। जी हाँ, बिल्कुल दिमाग से ही करा था, तभी तो आपने सॉल्व किए, है ना। तो सर कौन सी स्टेटमेंट है नीचे दी गई जो कि ट्रू है, आइए पढ़ते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, कह रहे हैं कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के रिलेटिव कंसिडर नहीं होते। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, ट्रू नहीं है, ठीक है जी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर जो रिलेटिव की डेफिनेशन देखोगे, ठीक है जी, वो जीएसटी वाली देखोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि शेड्यूल 1 के साथ मैंने आपको कराई थी, आपको याद होगी। चलिए ऑप्शन बी की तरफ पढ़ते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, कह रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के हमेशा ही रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। तो सर जीएसटी में ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए जीएसटी के अंदर जब हमने फैमिली की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, तो यहां पर देखिए क्लियरली हमने पढ़ा था कि स्पाउस, चिल्ड्रन, ये आपके रिलेटेड पर्सन है हमेशा, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ये तभी आपके रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे इफ दे आर मेनली और होल्ली डिपेंडेंट, ठीक है जी। तो ये दोनों तो हो गए नहीं। चलो सी देखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन ऑब्लिक ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर होल्ली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। तो हाँ, ये बात बिल्कुल हमें सही लग रही है। चलिए ऑप्शन डी भी पढ़ के देखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन ऑब्लिक ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट टू देयर ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। तो नहीं सर, डिपेंडेंट होना जरूरी है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और चेक करते हैं आंसर, जी हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, और सेक्शन 2 के अंदर ये चीज डिफाइन की गई है, आप रीड कर सकते हैं, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस even if made without consideration in term of schedule 1 of CGST Act 2017 will be deemed as a supply। तो 4 तरीके की एक्टिविटीज हमने वहां पर पढ़ी थी, और पीछे भी आप क्वेश्चन में देखते हुए आए हो मेरे साथ अभी। चलिए रीड करते हैं। AB and associate
ट्रांसफर स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स मुंबई ब्रांच टू कोलकाता डिपो फॉर सेल ऑफ सच गुड्स एट दी डिपो। देखिए AB एसोसिएट्स हैं, इन्होंने स्टॉक ट्रांसफर किया है मुंबई ब्रांच से कोलकाता में अपने डिपो को। तो देखिए यहां पर ये दोनों मुंबई वाली ब्रांच और कोलकाता वाला डिपो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन लिया जाता है वो सर स्टेट वाइज लिया जाता है, ठीक है जी। और स्टेट वाइज लिया जाता है, एक जगह आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो या लाइबल हो जाते हो तो हर एक स्टेट में आपको लेना पड़ता है। और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपने विदाउट कंसिडरेशन गुड्स को देखिए ट्रांसफर किया, या मैं कहूं यहां पर एग्जैक्टली शेड्यूल 1 के हिसाब से बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अगर गुड्स की सप्लाई होती है तो उसे या मूवमेंट होती है उसे सप्लाई ट्रीट किया जाता है, चाहे वो बिना कंसिडरेशन के हो। तो यहां पर इसे तो सप्लाई माना जाएगा, ठीक जी। चलो पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ते हैं। मिस्टर रघुवीर, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स, परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। ITC on said motor vehicle was blocked and therefore was not availed। कह रहे हैं कि मिस्टर रघुवीर हैं, इन्होंने देखिए ये एयर कंडीशन के डीलर हैं और इन्होंने परमानेंटली ट्रांसफर कर दी अपनी मोटर व्हीकल। और जब इन्होंने मोटर व्हीकल ये परचेस करी थी उस टाइम पर इस मोटर व्हीकल पे आपको ITC नहीं मिला था। अब ये चीज हमने पढ़ी थी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST 2017 में, जिसमें यह बात बताई गई थी कि अगर आप मोटर व्हीकल परचेस करते हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या इससे कम होती है तो आपको ITC नहीं मिलता, ठीक जी। अब ITC आपको नहीं मिला था, आज की डेट में आप देखिए परमानेंटली इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि सर ये शेड्यूल 1 के अंदर नहीं आती है, ठीक है जी। हाँ, अगर यहां पर इन्होंने ITC मिल गया होता और फिर आज इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए इसको ट्रांसफर किया होता तो गवर्नमेंट कहती कि इसे हम सप्लाई मानेंगे चाहिए बिना कंसिडरेशन के। तो आज की डेट में तो ये सर सप्लाई नहीं है। चलो थर्ड पॉइंट पे रीड करते हैं। मिसेस रिद्धि, एन एम्प्लॉय ऑफ सन लिमिटेड, रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वर्थ ₹21,000। तो सर अगर एक एम्प्लॉयर अपने एक एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक के गिफ्ट देता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां पर भी तो आप ये बात पढ़ते हो कि 50,000 रुपए तक के गिफ्ट पे GST नहीं, इनकम टैक्स नहीं लगता, सॉरी। तो यहां पर ये देखिए सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है और ए जो ऑप्शन 1 को डिनोट करता है ये आपका करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं आंसर। तो देखिए सर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसीव्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट्स टू सप्लाई। आपने इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में देखिए कुछ सर्विसेज रिसीव करी हैं, बताना है कि उन्हें सप्लाई माना जाएगा या नहीं, नीचे दी गई सर्विसेज में से। तो बिना देरी के आइए पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन USA। बहुत ध्यान से समझना, देखिए यहां पर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी यहां पर कवर हो रही है। आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं एक पर्सन ने, ठीक है जी, किससे? अपने सन से, जो कि US के अंदर देखिए सेटल है। अब US के अंदर सेटल है इसका मतलब देखिए वो डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि ध्यान से समझना, जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं ये आपके चाहे सेटल्ड हो या ना हो ये आपके ऊपर होली डिपेंडेंट है या नहीं है, रिलेटेड हमेशा कहलाते हैं। तो एक रिलेटेड पर्सन से, ठीक जी, आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी विदाउट कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कहेगी? ये सप्लाई है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि सर वेल सेटल्ड है तो ये डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वाली बात नहीं आती, तो ये तो सप्लाई है। वेरी सिंपल। अगला देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी। आपने अपने ब्रदर से जो कि वेल सेटल्ड है जर्मनी के अंदर सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो सर ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में तभी वो रिलेटेड कहलाते हैं अगर होली और मेनली डिपेंडेंट हो। तो ब्रदर वेल सेटल्ड है यानी कि डिपेंडेंट नहीं है। अब डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर और आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी विदाउट कंसिडरेशन, तो दो कंडीशन होती हैं सर। पहली कि आपने देखो रिलेटेड पर्सन से ली हो, दूसरी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली हो। अब यहां पर तो ब्रदर रिलेटेड पर्सन ही नहीं कहलाएगा क्योंकि वेल सेटल्ड है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन 1.5 नंबर से लेकर 2 नंबर तक की वेटेज रखते हैं, ठीक है जी। क्या सर 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है MCQ में? जी हाँ, आ सकता है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट रीड करते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन फ्रांस। सर्विसेज इंपोर्ट की है एक पर्सन ने अपने ब्रदर से और इनके ब्रदर जो है देखिए इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो रिलेटेड पर्सन हो गया ब्रदर, और आपने इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली है विदाउट कंसिडरेशन, तो ये तो हो गई सप्लाई। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 आपके सप्लाई हैं। आगे रीड करते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर
होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन रशिया। रशिया में देखिए एक व्यक्ति की डॉटर है और इन्होंने अपनी डॉटर से देखिए सर्विसेज ली हैं और इनकी डॉटर इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सर मैंने फिर आपसे कहा था कि चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में होली और मेनली डिपेंडेंट वाली कहानी देखनी ही नहीं है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर में देखनी है बस। तो यहां पर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली है, रिलेटेड पर्सन से ली है, तो ये भी हमारा जो है सप्लाई बनता है। तो यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जहां पर आपका दिखेगा तीनों होंगे वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही हमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी के आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चेक करते हैं आंसर। जी हाँ, ए हमारा आंसर है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, काफी अच्छा क्वेश्चन था, चीजें यहां पर टेक्निकल थी, देखिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ टेलीविजन सेट एंड ही आल्सो गेट्स मैंडेटरी वारंटी एंड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द टेलीविजन। अब एक कंज्यूमर ने टेलीविजन परचेज किया, अब इसके साथ मैंडेटरी वारंटी भी मिल रही है और आपको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, एएमसी जिसको कहा जाता है, मतलब अगर खराब हुआ कुछ टाइम पीरियड में तो ठीक कर दिया जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये दो जो सप्लाई हैं अलग अलग हैं, एक आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, ठीक है जी, वारंटी वाली हो गई जो कि, और एक आपका प्रोडक्ट हो गया। तो दोनों को आपस में कंबाइंड किया गया है, अलग अलग भी हम बेच सकते थे। ठीक है जी, दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, दिस इज अ मिक्स सप्लाई, these supplies are individual supplied, this is either a mixed supply or a composite supply। अब देखिए ऑप्शन से आपको लग रहा होगा कि सर ये मिक्स सप्लाई क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन देखिए वैसे तो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के केस में हमने पढ़ा था कि सर वो नेचुरली बंडल होनी चाहिए। ठीक है जी, एक दूसरे को अगर हम अलग करें तो देखिए वो सप्लाई नहीं की जा सकती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि टेलीविजन के साथ वारंटी को हटा दो, तो बताओ आप अगर आज की डेट में कोई टेलीविजन परचेस करने जाते हो और दुकानदार आपसे कहे कि सर इस पे कोई वारंटी नहीं है, तो आप लोग क्या सोचते हो कि सर हमें वारंटी वाला टीवी दिखाओ, बिना वारंटी का टीवी नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो लंबे समय तक चले और जिसके ऊपर वारंटी हो। तो एक प्रैक्टिस है ये। ठीक है जी, आप अगर अलग करते हो तो व्यक्ति टेलीविजन नहीं खरीदेगा। ठीक है जी, तो आपस में कह सकते हैं हम कि ये नेचुरली बंडल्ड यहां पर है, और नेचुरली बंडल्ड है इन दी कंजंक्शन विद ईच अदर है। अगर एक को हटाया जाए तो सप्लाई इफेक्ट कर जाएगी, तो ऐसा तो सर कंपोजिट सप्लाई में होता है, सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी 2017। तो ऑप्शन ए कि ये कंपोजिट सप्लाई है, करेक्ट आंसर है। आइए चेक करते हैं आंसर। जी हाँ सर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सेक्शन 8 के हिसाब से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस देखिए सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को करने में मजा आया होगा। चलिए फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।